हेलो एवरीवन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग जब वीडियो में डिस्कस कर रहे थे तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट पे बात हो रही थी और माइनॉरिटी कौन है इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई थी और देश में किन्हें जो है सबसे ज़्यादा जो है रिजर्वेशन या गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत थी। इस टॉपिक पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कशन हुआ था उस पर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट सेक्शन में फोर्थ पॉइंट है द पावर ऑफ द स्टेट, कि स्टेट के पास मीन्स गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होनी चाहिए और सरकार के जो तीनों लेवल हैं, खैर उसमें 3 लेवल की बात नहीं थी, 2 ही लेवल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसके पास कितनी पावर होगी इस बात को लेकर के भी ज़बरदस्त बहस हुई। कुछ लोग की डिमांड थी कि साहब स्टेट्स को ज़्यादा पावर दिया जाए, दूसरी ओर बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि सेंट्रल को ज़्यादा पावर दी जाए। ठीक है, इवन कि स्टार्टिंग दौर में जब कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी बनाई थी, जिस दौर में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस दौर में भी जो है जो कांग्रेस पार्टी थी वो स्टेट्स को ज़्यादा पावर देने के मूड में थी। बट जब देश आज़ाद होता है उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू समेत जितने भी बड़े लीडर थे सब ने जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कहा कि नहीं, हमें देश के लिए जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। हमें जो है अब उसके पीछे वजह क्या थी? बेसिक वजह ये थी कि देश जब डिवाइड होता है तो पहली चीज़, आप देश डिवाइड हुआ तो ये चीज़ जो है अपने आप में किसी को अच्छा नहीं लगा कि इतना बड़ा देश था और उसका एक बड़ा हिस्सा टूट के अलग हो गया। दूसरा क्या था, इतने बड़े पैमाने पे दंगे फसाद हो रहे थे और इन चीज़ों को रोकना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि अगर सेंटर ज़्यादा पावरफुल होगा तो शायद चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए। तो इन चीज़ों पर जो है ज़बरदस्त डिस्कशन होता है, क्या क्या बातें आती है, तो उन चीज़ों पे हम देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या जो है बातें रखी गई। ठीक है, साफ साफ कहा गया कि अगर एक वीक सेंट्रल अथॉरिटी होगी तो वो जो है देश में जो है पीस को इंश्योर नहीं कर पाएगी, चीज़ों को उस तरह से मैनेज नहीं कर पाएगी और जो है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में देश का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब सेंटर जो है एक पावरफुल कंडीशन में होगी, वो अच्छे से डिसीजन लेगी और तभी जो है चीज़ें बेहतर तरीके से हो पाएगी। ड्राफ्ट कमेटी ने 3 लिस्ट की बात की, ये सब पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ चुके हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये यूनियन लिस्ट किन के लिए? तो ये जो था सेंट्रल के लिए, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके लिए। स्टेट लिस्ट नाम से ही क्लियर है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और कॉन्करेंट इस पर जो है दोनों कानून बना सकते थे। ठीक है, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट जो थी उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी इस पर दोनों के दोनों कानून बनाएंगे, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी। लेकिन इन द सिचुएशन कि जो है स्टेट के कानून सेंटर के कानून के अगेंस्ट जाते हैं या दोनों में क्लैश होता है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून हैं उनको एम्फेसाइज किया जाएगा, उसको जो है अप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें जो है सेंटर को काफ़ी बढ़त दे दी गई और सेंटर की लिस्ट भी बड़ी थी। तो इस बात को लेकर के लोगों को लगने लगा कि साहब ये सही नहीं है, सेंटर के हाथ में इतना ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं स्टेट्स को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। इसी तरह से एक आर्टिकल 356 जो है वो सेंटर को ये भी पावर देता है कि अगर लगे कि स्टेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है और गवर्नर रेकमेंड करे तो सेंट्रल जो है स्टेट की भी पावर ले सकता है। तो जो सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी ही बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर भी कानून दोनों बनाएंगे, लेकिन क्लैश होगा तो सेंटर की ही बात मानी जाएगी। और स्टेट लिस्ट है आर्टिकल 356 के तहत, उस पर भी कानून सेंटर ही बनाएगी। तो ये चीज़ लोगों को लगा कि साहब ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से फिस्कल सिस्टम को लेकर के, फिस्कल मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के जो सीन बनाए गए वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था। कुछ जो है सोर्स ऑफ इनकम थे, जो टैक्सेस थे, जैसे कि जो है कस्टम ड्यूटी, कंपनी टैक्स, ये टोटल सेंटर को दे दिए गए। कुछ टैक्स है जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इसमें कहा गया कि सेंटर और स्टेट आपस में डिवाइड करेंगे। कुछ टैक्स है जैसे कि स्टेट टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वो टोटली स्टेट को दे दिया गया। इसी तरह से स्टेट्स को ये पावर दिया गया था कि कुछ लैंड प्रॉपर्टी को लेकर के, सेल टैक्स को लेकर के और शराब पर टैक्स, क्योंकि शराब से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है स्टेट को,
ठीक है, तो ये टैक्स जो है स्टेट को दिए गए। तो लोगों ने कहा साहब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है कि हाँ कुछ आप रख रहे हो, कुछ में हिस्सा बांट रहे हो कि नहीं, कुछ सेंटर रखेगा, स्टेट रखेगा, कुछ स्टेट को दिया। तो ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स सी लगी। तो लोगों ने कहा कि साहब ऐसा गड़बड़ आप क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा जो बताओ क्या किसका है, ये पैसा तुम्हारा, ये पैसा हमारा, ये 4 सोर्सेज से तुम पैसे कमाओ, ये 4 सोर्सेज से हम पैसे कमाएं, और हमें जो दिया जाए मतलब स्टेट को जो राइट दिया जाए जहाँ से टैक्स कमाना है उससे हैवी इनकम होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के आप जो के संथानम मद्रास से एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जो है साफ साफ कहा कि साहब जिस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो है आप ये सोचा जाए कि सारी पावर सेंटर को दे दिया जाए और इससे सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। सीधी सी बात है, एक आदमी को अगर आप 100 काम दे दीजिए और ये कहिए कि वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, काम अच्छे से कर लेगा, ये सही तरीका नहीं है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। इससे होगा क्या कि जो सेंटर है वो ओवरबर्डन हो जाएगा और ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छे से काम करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके कुछ पावर्स को स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जब काम उसके पास कम होगा तो अपना काम इफ़ेक्टिवली करेगा और तब जो है सेंटर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये के संथानम का व्यू है। उन्होंने क्या कहा कि सेंटर के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, तो इसके पास काम कम करना चाहिए, स्टेट को काम ज़्यादा दे दीजिए। जब स्टेट के पास काम ज़्यादा होगा, सेंटर के पास कम होगा, तो वो अपना काम अच्छे से करेगा, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि साहब एक तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ है, ये फिस्कल सिस्टम भी जो है सेंटर के फेवर में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा लैंड रेवेन्यू छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें तो सेंटर को ही दे दी गई है, और बिना फाइनेंस के स्टेट कैसे जो है अपना डेवलपमेंट करेंगे। उनको कोई भी डेवलपमेंट टास्क करना है, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा। उसने कहा कि जो है मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता जिसमें कि जो है हर स्टेट जा कर के सेंटर के सामने गिड़गिड़ाए कि साहब मैं अपने लोगों को एजुकेशन नहीं दे सकता, अपने जो है इलाके में साफ़ सफाई नहीं कर सकता, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए कि उससे हम सड़कें बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे। कहा साहब ये सही तरीका नहीं है, स्टेट्स के पास खुद के पैसे होने चाहिए। और कहा कि जब यही करना है, हर चीज़ के लिए हमको सेंटर के सामने गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा, तो फेडरल सिस्टम काहे बनाए, उसको टोटली जो है यूनिटरी सिस्टम बना दो, जहाँ हर चीज़ देखो 2 सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम और एक यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो सारी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और जो प्रोविंसेस होते हैं उनको हर काम के लिए सेंटर से परमिशन लेनी होती है। जब बात फेडरल सिस्टम की बात होती है, उसमें जो है जो स्टेट्स होते हैं उनको सफिशिएंट ऑटोनॉमी होती है कि अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं, अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, अपने हिसाब से रेवेन्यू को मैनेज कर सकते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि जब हर काम के लिए हमको जो है सेंटर के सामने कटोरा लेके ही जाना है, तो क्यों फेडरल बना के रखे हो, इसको यूनिटरी ही डिक्लेयर कर दो। उन्होंने कहा कि इस तरह का जो प्रैक्टिस है जिसमें सेंटर को आप बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हैं, कि ये सही तरीका नहीं है, इसको जो है ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आए जब सारे प्रोविंस है, जो स्टेट्स हैं, वो जो है सेंटर के खिलाफ रिवोल्ट कर दे कि साहब हमको तो पैसे मिल ही नहीं रहे, तो हम आपके साथ क्यों रहें। इसी तरह से एक साहब थे ए रामास्वामी मुदालियर, वो भी जो है मैसूर से थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो है फ्लैटरिंग ये सही नहीं है कि हम अगर जो है सेंटर को ज़्यादा पावर देंगे तो हम बड़े देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जो ये कह रहे हैं कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल होगा तो हम बहुत बड़े देशभक्त हो जाएंगे, ये सही तरीका नहीं है। और वो लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे पर नज़र रखना चाहते हैं, वो चेक करना चाहते हैं पैसे सही तरीके से खर्च हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार हैं या उनके अंदर नेशनल स्पिरिट कम है। सिंपली आजकल जो आरटीआई को लेकर के बहस चल रही है, जो ये कहा जा रहा है कि साहब आप जो अलग अलग फंड बना रहे हैं, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर कोई सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो गद्दार है। वो जो है सरकार से सवाल क्यों पूछ रहा है कि साहब चाइना हमारे देश में घुसा तो क्यों घुसा कि नहीं घुसा, हमारे सैनिकों को वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, का सवाल उठाना गद्दारी नहीं है। इसी तरह से राज्यों के लिए पावर का मांग करना ये गद्दारी नहीं है, और न ही कोई आदमी जो है ये कह दे कि साहब सेंटर बहुत पावरफुल हो जाना होना चाहिए और इसके कारण वो देशभक्त बन जाए। का ये सही तरीका नहीं है। स्टेट्स को अपना काम अच्छे से करने के लिए जो है उनके पास सफिशिएंट पावर और पैसे होने चाहिए। बिना पावर और पैसे के वो एकदम से बेकार है। खैर, ये जो एक और साहब थे उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि अगर जो है
अब जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के फेवर में इतना ज़्यादा रहा तो कहीं ना कहीं सेंटर जो है ब्रेक कर जाएगा और जो है ये देश जो है ठीक तरीके से चल नहीं पाएगा, ऐसा जो है उनकी राय थी। अब जो लोग स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहते थे उनका क्या आर्गुमेंट था? सबसे बड़े जो लीडर बन करके आते हैं ही इज़ भीमराव अम्बेडकर। उसने कहा कि वी वांट अ स्ट्रांग एंड यूनाइटेड सेंटर। हियर जो वर्ड आ रहा है ये वही है, पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हल्ला गुल्ला होने लग रहा है तो उसी के लिए जो है ये वर्ड हियर है। कहा कि इट इज़ एज मच स्ट्रांगर एज द सेंटर है वी हैव क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहा कि 1935 के एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी पावर दी गई थी हम उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में जिस तरह से दंगे और वायलेंस के जो हालात बन रहे हैं इसको जो है अकेले स्टेट्स नहीं संभाल सकते। एडिशनली भारत का जो पूरा इतिहास रहा है कि भारत में जब भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल पावर्स है वो कमज़ोर हुई हैं, भारत पर हमेशा अटैक्स हुए हैं और भारत प्रॉब्लम में रही है। आप स्टार्टिंग में देखिए मौर्यन एम्पायर जब तक स्टैब्लिश था भारत सेफ था, ठीक है। उसके बाद गुप्ताज आते हैं, पावरफुल थे, देश सेफ था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं मुगल्स आए, देश सेफ था। भारत पे तभी जब प्रॉब्लम हुई है जब सेंटर कमज़ोर हुआ है और स्टेट्स जो है छोटे छोटे स्टेट्स उभरे और उन्होंने वो चीज़ों को संभाल नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि देश में जो इस समय कम्युनल पागलपन फैला हुआ है या नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर हमको देश को बचाए रखना है, देश के लिए अच्छा डिसीजन लेना है तो हमें जो है एक पावरफुल गवर्नमेंट चाहिए सेंटर में जो देश के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन ले सके। तो ये B.R. अम्बेडकर का जो है स्टेटमेंट है। इसी तरह से एक और साहब थे गोपाला स्वामी अयंगार। उन्होंने कहा कि सेंटर को उतना जितना हो सके उतना ज़्यादा जो है स्ट्रांग बनाया जाना चाहिए क्योंकि मेजर डिसीजन तो उन्हें ही लेने हैं। इसी तरह से एक बालकृष्ण शर्मा थे यूपी से, उस समय यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, उत्तर प्रदेश नाम बाद में चेंज किया गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी तो ये देश के लिए अच्छे डिसीजन ले पाएगी। देश में जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये काम अच्छे से हैंडल कर पाएगी और अगर फॉरेन एग्रेशन है तो ये उस चीज़ को अच्छे से मैनेज करेगी। तो इसके लिए सेंटर को पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगेन वही पुरानी बातें जो पहले बताई थी कि सेंटर पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वो पहले जो है स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने के मूड में थी। उसे खुद भी लगता था कि जो है स्टेट्स अगर ज़्यादा स्वायत्त होंगे, थोड़ा इंडिपेंडेंट जैसे होंगे तो वो बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। इसके पीछे दो वजह थी। एक तो उनको लगता था मुस्लिम लीग के साथ जो लगातार बहस चल रही थी, लीग बार बार कह रहा था कि साहब हमको जो है ये लग रहा है कि हिंदू मेजॉरिटी में हमारा काम अच्छे से नहीं होगा, तो उनके साथ एक समझौता करने के लिए उन्होंने जो है ये कह दिया था कि साहब प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दी जाएगी। दूसरी चीज़ क्या थी कि जब देश डिवाइड हो गया तो उनके मन में डर बन गया कि साहब ऐसे तो हर कोई लड़ करके देश अलग करवा लेगा, तो बेहतर है कि सेंटर को इतना पावरफुल बना दो कि दोबारा जो है कोई भी सवाल ना उठा सके कि साहब हमको देश से अलग होना है। और अगर कोई अलग होने की बात भी करे तो उसको जो है अच्छी तरह से उसको ऐसे विद्रोही जो तबके हैं उनको अच्छे से क्रश किया जा सके। और यही वजह है कि आप देखोगे कि देश के कई इलाकों में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको जो है अच्छे से तरीके से कंट्रोल किया जा सका है क्योंकि सेंटर हमारा पावरफुल है। शायद जो है ये सब चीज़ें स्टेट्स के बस की बात नहीं होती। खैर, तो इस तरह से फाइनली जो है एक बैलेंस बनाया गया कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक तरह का सेमी फेडरल गवर्नमेंट है। उसके अंदर बहुत सारी पावर्स यूनिटरी की तरह और बहुत सारे जो है जो सिस्टम है वो फेडरल की तरह। ये सब आप पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मेजॉरिटी ऑफ पावर अभी जो है सेंटर को ही दी गई है और इस बात से जो है आज की डेट में किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि सेंटर के हाथ में अच्छे ज़्यादा पावर होना हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट जो बड़ा इशू था वो था लैंग्वेज ऑफ द नेशन, कि देश की राष्ट्रभाषा कौन सी हो। अब दिक्कत क्या है कि देश भर में 5000 से ज़्यादा जो है भाषा और बोलियाँ हैं। अब कौन सी भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, किसे ना बनाई जाए, तो ये एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा था। जब तक अंग्रेज थे तब तक कोई इशू ही नहीं था, अंग्रेजी में वो अपना काम करवा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है कौन सी लैंग्वेज को बनाया जाए, तो फाइनली जो है कांग्रेस ने ये सोचा था कि हालांकि ये गांधी जी का प्रपोजल था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज को देश की नेशनल लैंग्वेज बना दी जाए।
वजह क्या थी? हिंदुस्तानी एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको गुजरात महाराष्ट्र से ले करके यहाँ आसाम तक समझा जा सकता था। मतलब देश की जो है 50 to 80% 70% आबादी इस लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकती थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि ये जो हिंदुस्तानी, याद रखिए हिंदी की बात नहीं हो रही, कहा गया कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज होगी। ये कौन सी लैंग्वेज थी? इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ हिंदी उर्दू। उसने कहा कि देश की जो दो मेजर रिलीजन है, हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों को कनेक्ट कर रही है। दूसरा, ये जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज थी ये बोल चाल की थी, जो लोग कॉमनली अपने डेली यूज़ में बोलते हैं। इसमें हिंदी भी थी, उर्दू भी थी, रीजनल लैंग्वेजेज के भी वर्ड्स थे, इंग्लिश के भी वर्ड्स थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है जिसको हर कोई सीख सकता है और हर कोई अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। तो हमको देश के लिए इस हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ही जो है नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, क्योंकि भारत एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, तो इसकी लैंग्वेज भी एक मल्टीकल्चरल होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हुई? जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम क्लैश बढ़ता है 1930 के बाद से, जो सांप्रदायिक विभाजन देश का बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो हुआ क्या कि जो हिंदी के सपोर्टर थे उन्होंने क्या किया, इस हिंदुस्तानी लैंग्वेज को टोटली संस्कृताइज करना शुरू किया, मतलब संस्कृत के वर्ड ठूसने शुरू कर दिए। दूसरी ओर जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने क्या किया, उर्दू में बहुत सारे अरबी फारसी के वर्ड डालने शुरू किए। तो फाइनली ये दो जो है लैंग्वेज जो है साफ साफ अलग दिखने लगे कि साहब हिंदी जो है पूरी संस्कृत वाली होगी। लैंग्वेज बेसिकली हिंदी उर्दू ऑलमोस्ट एक ही थी, लेकिन जैसे जैसे जो है हिंदुओं ने इसमें संस्कृत ठूसना शुरू किया और मुस्लिम लोगों ने अरबी फारसी बनाना शुरू किया, ये साफ साफ दो अलग अलग लैंग्वेज बन गई, हिंदी और उर्दू। अब दिक्कत ये थी कि जब बात आप हिंदी कहते थे, शुद्ध हिंदी, चूँकि हिंदी के जो लीडर्स थे नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने गड़बड़ी ये की, कहा कि नहीं हिंदी हमेशा एकदम शुद्ध तरीके से बोली जानी चाहिए, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के साउथ में नाराज़गी बढ़ी, जो मुस्लिम लोग थे उनमें नाराज़गी बढ़ी कि साहब हम आपकी ही क्यों सीखें, आप हमारी क्यों नहीं सीखोगे। तो ये जो है एक बड़ा इशू बना और लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था हिंदुस्तानी के बारे में? उन्होंने कहा जो हिंदुस्तानी है वो ना तो संस्कृताइज होनी चाहिए, संस्कृताइज हिंदी होनी चाहिए, ना पर्शियन उर्दू होनी चाहिए, बल्कि यह दोनों का एक हैप्पी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इसे जो है जब जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज के भी वर्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब देखो कितना फ्लेक्सिबल उनकी सोच थी कि मतलब हिंदी भी होगी, उर्दू भी होगी, रीजनल वर्ड्स भी होंगे और फॉरेन वर्ड्स भी होंगे। कहा कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो बेहद रिच और पावरफुल होनी चाहिए, जो सबको अपने साथ ले जाए और पूरे देश को जो है अपने में समेट सके। और बोला, उन्होंने कहा कि अगर कोई खुद को हिंदी या उर्दू तक समेटना चाहता है तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे देशभक्ति के स्पिरिट के अगेंस्ट क्राइम कर रहा है। कहा कि अगर आप शुद्ध हिंदी की बात करते हो, शुद्ध उर्दू की बात करते हो, तो आप जो है देश के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हो। इंडिया की भाषा शुद्ध हिंदी या उर्दू नहीं हो सकती, वो एक मिक्स लैंग्वेज ही होगी। और गांधी ने जो बात कही थी आज तक उससे बेहतर बात कुछ नहीं रही। ठीक है, अब लेकिन हुआ क्या, ये उनकी सोच थी। जब पार्लियामेंट में लैंग्वेज को लेकर के डिस्कशन शुरू हुआ तो कुछ लीडर्स ऐसे थे जो हिंदी को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड थे। आप जैसे कि आर.वी. धुलेकर बहुत गर्म नेता थे, जैसे आज जो है कुछ लीडर फायर ब्रांड नेता होते हैं, तो ये भी ऐसे ही थे। यूनाइटेड प्रोविंस के थे। इन्होंने हिंदी के फेवर में एक बड़ी एग्रेसिव स्पीच दी। उन्होंने कहा कि साहब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग यहाँ पर हैं और ये कहते हैं हमको हिंदुस्तानी नहीं आते हैं, वो इमीडिएट इस हाउस से निकल जाएं, उन्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। सोच के देखो, एक मीटिंग हो रही है और इतने सारे लोग आए हैं और ये कहा जाए कि आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो यहाँ से भाग जाओ, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये लाइन बोला, हर जगह जो सब तो हल्ला गुल्ला मचाने लगे कि आप कौन होते हैं बताने वाले कि साहब हम हिंदी नहीं आएगी तो हम भारतीय नहीं है, वट एवर सो एंड सो। फाइनली जो है जवाहरलाल नेहरू ने इंटरवेन किया, कहा नहीं ऐसे इतनी एग्रेसिव वर्ड यूज़ मत करो। और फाइनली 3 साल तक लैंग्वेज को लेकर बहस चलती रही कि साहब क्या होगा। फाइनली जो है 3 साल बाद जो है 12 सितंबर 1947 धुलेकर की स्पीच जो है, और चूँकि और भी कई लोग थे बड़े एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे थे, तो इसी कारण एक लैंग्वेज कमेटी बना दी गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट रखी और उसने कहा कि जो है इंडिया में एक 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा। ठीक है, ये एक बात आने लगी। कहा कि जो है इंडिया में जो लैंग्वेजेज होगी वो 3 तरह की लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें जो है हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए अभी फोर्स नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट
जिसमें हम हिंदी लिखते हैं, वो जो है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, दैट इज़ राजभाषा। याद रखिएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा कह देते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है सरकार की भाषा, ठीक है। तीन भाषाएं, तीन तरह की भाषाएं तो वैसे हज़ारों तरह से उनको कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है जनभाषा, जो जनता बोलती है। आप यूपी के इंटीरियर इलाकों में आओगे तो कहते हैं भोजपुरी जनभाषा है, ठीक है। एक होती है राजभाषा, जो सरकारी कागजों में चलती है। आज के दौर में सारा काम अंग्रेजी में होने लगा है, बट ऑन द पेपर इंडिया की जो राजभाषा है वो हिंदी है, मतलब सरकारी सारा काम हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। और एक होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब जिसको पूरा देश जो है दिल से उसको एक्सेप्ट करता है, बट आज के दौर में जो है हिंदी को अभी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हिंदी को, अभी चूँकि काफ़ी बहस चल रही थी, तो उन्होंने कहा टेम्प्ररी जो है हिंदी को हम एक राजभाषा का दर्जा दे देते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं, और धीरे धीरे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। कहा कि पहले 15 साल जो है इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, बट धीरे धीरे जो है इंग्लिश का यूज़ हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एडिशनली उन्होंने ये कहा कि हर प्रोविंसेस को यह छूट होगी कि वो अपने हिसाब से अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपना काम कर सकता है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या था? पहली चीज़ हिंदी राजभाषा होगी, दूसरी चीज़ हमारा कामकाज इंग्लिश में चलता रहेगा अगले 15 साल तक, और 15 साल के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो उस टाइम को और पीरियड को और बढ़ा देंगे। और मज़े की बात ये 15 साल आज तक कंप्लीट नहीं हुए, 15 साल पूरे होते हैं फिर पीरियड आगे बढ़ा दिया जाता है, फिर पूरे होते हैं फिर पीरियड आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आज तक हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। तीसरी चीज़ ये कही गई कि हर जो स्टेट है वो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। मतलब तमिलनाडु है, तमिल में काम कर सकता है, असमी जो असम है वो असमीज़ में काम कर सकता है। तो जो भी स्टेट है वो अपनी जो है स्टेट लैंग्वेज में काम कर सकता है। एडिशनली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिस होगी, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन का नाम जो है 3 लैंग्वेज में दिखता है आपको। सबसे बड़े में जो है वहाँ की स्टेट लैंग्वेज, फिर उसके बाद हिंदी, और सबसे छोटे में इंग्लिश। तो ये स्टैंडर्ड है। आप जब भी जो है कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो, या फिर आपकी फ़ोन बिजी आती है तो उसमें भी देखोगे आपको 3 लैंग्वेज मिलता है, स्टेट लैंग्वेज, फिर जो है हिंदी, फिर इंग्लिश। हालांकि ये सब तो बदमाशी करते हैं, पहले इंग्लिश सुना देते हैं या स्टेट की सुना देते हैं, बट तरीका यही है, पहले स्टेट फिर हिंदी फिर इंग्लिश। खैर, तो उन्होंने कहा कि जो ठीक है हिंदी को अभी हम नेशनल नहीं बना रहे, बट धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। उन्होंने इस बात पर जो है कुछ लोग खुश थे। उन्होंने कहा कि जो है जो आर वी धुलेकर हैं उसने कहा कि हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, या हिंदी के साथ कोई कंसेशन नहीं किया गया। यह जो है एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की एक स्वाभाविक परिणति है। हिंदी को तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनना ही था, क्योंकि हिंदी देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन धुलेकर जिस तरह से बोल रहे थे ना, इससे लोग बड़े नाराज़ हो रहे थे, और लोगों को लग रहा था कि साहब इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, और हिंदी वालों ने बदमाशी की भी है। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। हुआ क्या था, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था उसमें ये कहा गया कि हर एक स्टेट के जो लोग हैं वो 3 लैंग्वेज सीखेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश और एक कोई जो है तीसरी इंडियन लैंग्वेज। अब साउथ के लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम हिंदी सीखने को तैयार हैं, बशर्ते कि नॉर्थ के लोग भी जो है साउथ की कोई लैंग्वेज सीखें। बट हुआ क्या कि नॉर्थ की जो स्टेट्स थे, चाहे यूपी बिहार से लेकर के जो भी हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, उन्होंने 3rd लैंग्वेज की जगह उन्होंने संस्कृत उठा ली। बेसिकली जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्राह्मणों का वर्चस्व था, और जो भी पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए संस्कृत ज़्यादा ईजी थी, तो उन्होंने संस्कृत उठा ली। इस बात से साउथ में नाराज़गी बढ़ी कि साहब हम तो आपकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप हमारी लैंग्वेज सीख नहीं रहे, तो हम आपकी लैंग्वेज क्यों सीखें। तो ये इस चीज़ ने जो है साउथ में भी जो है हिंदी के प्रति गुस्सा बढ़ा, और उन्होंने कहा कि साहब हम हिंदी भी नहीं सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एज ए नॉर्थ इंडियन हमारी भी गलती रही है। खैर, धुलेकर के स्पीच के बाद एक श्रीमती जी दुर्गाबाई थी, मद्रास से थी। इन्होंने जो अपनी बात कही, उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये जो नेशनल लैंग्वेज का जो इशू है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका था, कि इस बात पर सब लोग एग्री हो चुके थे कि साहब जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है वो चलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो है अभी बहस हो रही है उससे जो है सही हो रहा है गलत हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके मन में डर समा गया है। उनको लग रहा है कि जिस तरह से जो हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं जितने एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि हमारे जो देश की कंपोजिट कल्चर है उस पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
क्यों? क्योंकि आप हर जगह हिंदी का डोमिनेंस चाह रहे हो। अच्छा, एक और डर था कि देश आज़ाद होगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी, और जब सारा काम आप हिंदी में करोगे तो नेचुरली जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, उनको जॉब्स ज़्यादा मिलेगी। जो बाकी स्टेट्स के लोग हैं, तमिल हो गए, तेलुगु हो गए, मराठी हो गए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगी क्योंकि वो हिंदी में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा डर था। वही कहा कि स्टार्टिंग दौर में हिंदुस्तानी को लेकर के हमारे मन में कोई शक नहीं था, हम रेडी थे। लेकिन जिस तरह से हिंदी को एग्रेसिवली, फोर्सफुली लॉन्च करने की आप बात कर रहे हैं, उससे हमारे मन में डर लग रहा है कि कहीं हमारा खुद का कल्चर न ख़त्म हो जाए, कहीं देश की जो कंपोजिट कल्चर है उसको नुकसान ना पहुँचे। उन्होंने कहा कि जो हिंदी को लेकर के जिस तरह से जो प्रेशर दिया जा रहा है, उससे हमें यह डर है कि जो प्रोविंशियल लैंग्वेज की जो जड़ें हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। और तो ये सही नहीं कहा। महात्मा गांधी ने जब हिंदी के लिए जब अपना प्रपोज़ल दिया था तो हम सारे लोगों ने अच्छे से सीखा था, हम सब सीखने को रेडी थे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? आज जो है मैं इस चीज़ को जान करके बड़े आश्चर्यचकित हूँ मैं कि जो है हिंदी को लेकर के जिस तरह से फोर्स किया जा रहा है वो सही नहीं है। जिस तरह से हिंदी से उर्दू और दूसरे लैंग्वेजेस के वर्ड्स हटा दिए गए, तो इससे दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है हिंदी का डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ नहीं बर्दाश्त होगी। सीधी सी बात है, हर किसी को अपनी लैंग्वेज प्यारी है, तो वो क्यों जो है दूसरे की लैंग्वेज सीखे। इसी तरह से एक और साहब थे मुंबई से, शंकर राव देव, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जो है हिंदुस्तानी की बात कही थी, हम सब एग्री थे। लेकिन अगर आप जो है ये चाहते हो कि हम पूरे दिल से हिंदी को सपोर्ट करें, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे जो है मेरे मन में शक पैदा हो और मेरे डर को जो है बढ़ावा मिले। मीन्स कि मेरी अपनी लैंग्वेज बचेगी कि नहीं बचेगी। इसी तरह से टी.ए. रामालिंगम चेट्टियार जो है वो कहते हैं, कहा कि जिस तरह से आप हिंदी को पुश कर रहे हो और बहुत एग्रेसिवली पुश किया, तो इससे जो है लोगों के मन में डर बन रहा है। यह सही है या गलत? हो सकता है वो गलत हो, लेकिन आपको जो है जनता की फीलिंग्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जनता को ध्यान में लेकर के चलना होगा, और आपको जो है एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें जो है बाकी लोगों की भी बात सुननी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे काम नहीं चलता। तो इस तरह से फाइनली आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को फोर्स करना जो है बंद कर दिया, और हर एक को फ्रीडम दी कि आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में काम करो। आज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उस तरह से प्रेशर नहीं आता, और यही वजह है कि देश में लैंग्वेज को लेकर के कभी जो है पार्टीशन नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं आई। इस तरह से देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर बात पर काफ़ी इंटेंस जो है डिबेट और डिस्कशन होता है, और फाइनली लंबे डिस्कशन के बाद एक गिव एंड टेक प्रोसेस के तहत एक बीच का रास्ता निकाला गया। जैसे क्या था, यही हिंदी का ही एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोग चाहते हैं साहब हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, सारा काम हिंदी में हो। दूसरे लोगों को लग रहा था नहीं साहब, सारा काम हिंदी में नहीं होना चाहिए। तो बीच का रास्ता क्या निकला? ठीक है, थोड़ा काम हिंदी में करेंगे, थोड़ा काम आप अपने भाषा में करो। तो इसी तरह से हमेशा एक बीच बचाव का रास्ता निकाला गया, और फाइनली हमने एक शानदार सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कुछ बड़े बोल्ड स्टेप लिए गए। देश आज़ाद होने के साथ ही उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपनाएंगे। मीन्स ईच एंड एवरीवन को हम वोटिंग राइट देने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। वजह क्या थी? अगर आप दुनिया के किसी भी कंट्री का एग्जांपल लोगे, अमेरिका, ब्रिटेन समेत, तो इन्होंने जो है एक बार में सबको जो है वोटिंग राइट नहीं दिया। सबसे पहले रिच लोगों को दिया, फिर जो है कॉमन लोगों को दिया, उसमें भी उन्होंने मेल्स को दिया, फीमेल को नहीं दिया। फिर क्या, उन्होंने स्लेव्स को दिया। तो स्टेप दर स्टेप प्रोसेस चला। इवन कि जिस साल जो है हमने देश आज़ाद हुआ, उसी साल डिसाइड हो गया था, इवन कि 1930 में ही कांग्रेस ने कह दिया था कि हम सभी को वोटिंग राइट देंगे जिस दिन देश आज़ाद हुआ, और 1950 में इम्प्लीमेंट कर दिया। जबकि 1960s के डिकेड में जा कर के अमेरिका में ब्लैक्स को वोटिंग राइट मिलता है, और स्विट्ज़रलैंड में जो है सभी को वोटिंग राइट मिलता है। ये देश जो कि जो है जिनका 300-400 साल के आज़ादी का इतिहास रहा है, आप दुनिया भर के लोकतंत्र के सबसे बड़े ठेकेदार रहते हैं। इवन कि साउथ अफ्रीका में 1994 में सबको वोटिंग राइट मिला। तो सोच के देखो हमारा देश जो है, हमारे जो नेता थे उनकी सोच कितनी बड़ी थी कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ उसी दिन सबको वोटिंग राइट दे दिया। तो ये एक बड़ी बात है, ठीक है। इसी तरह से
एक और जो फीचर था वो था सेकुलरिज्म का। आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था वो हिंदू मुस्लिम पर ही था। पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया, बट भारत ने साफ साफ दंगे, इतने दंगे के बावजूद भी साफ साफ कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर ही रहेगा। हालांकि स्टार्टिंग में प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं था, बट फिर भी उन्होंने कई और माध्यम से सेकुलरिज्म को इंश्योर किया, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिया माइनॉरिटीज़ के लिए, राइट टू इक्वालिटी दिया कि सभी के साथ इक्वल बिहेवियर होगा। तो ये चीज़ें अपने आप में जो है सेकुलर स्टेट की जो है कॉन्सेप्ट को एग्री करते थे। बाद में जो है इंदिरा गांधी ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया और प्रीएम्बल में इसको साफ साफ डाल दिया कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट होगा। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का एक शानदार सा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिस पर जो है देश भरोसा करता है। और आज तक इसमें नो डाउट चेंजेज होते हैं, अगर कोई भी चीज़ है समय के हिसाब से उसमें थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, बट आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। एक और चीज़ थी कि गवर्नमेंट ने सेकुलर स्टेट का जो है प्रॉमिस तो किया। सेकुलर स्टेट का मतलब है राज्य जो है धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। इट डजंट मीन कि धर्म अगर गलती कर रहा है तो उसको हम बर्दाश्त करेंगे। जैसे यूरोप का जो सेकुलरिज्म है वो ये कहता है कि धर्म अपने आप में चाहे जो करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपके मैटर में टांग नहीं अड़ाएंगे। धर्म का मैटर अलग है, स्टेट का मैटर अलग है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन अपनाई, कहा कि हमारा देश सेकुलर है, हम धार्मिक काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई धर्म गलती करता है तो हम उसमें जो है एक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी एक बहुत बुरी कस्टम थी कि जो है सोसाइटी का जो लोअर सेक्शन था उनके साथ जो है लोग जो है छूना नहीं चाहते थे, कहते थे हम अपवित्र हो जाएंगे। देश आज़ाद होने के साथ ही जो है उसको बैन कर दिया गया, कहा साहब देश में अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी। सिमिलरली अभी हाल में ही जो है इस्लाम में ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट था बहुत बुरा कॉन्सेप्ट था। उसमें क्या था कि एक बंदा जो है वो सपने में सोया हुआ है, सोए हुए उसके मुंह से तलाक 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 निकल गया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया या फिर मजाक मजाक में तलाक 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 बोल दिया, तो वो तलाक हो जाता था और लड़की को अलग होकर रहना होता था। तो ये एक बड़ी गंदी प्रथा थी। इवन कि इसके आगे का प्रोसेस और ज़्यादा गड़बड़ था कि दोबारा वो अपनी वाइफ से शादी नहीं कर सकता था तब तक जब तक कि जो है उस लड़की की शादी किसी और से होगी, वो 1 महीना जो है अपने नए हस्बैंड के साथ रहेगी और वो तलाक देगा तो फिर जो है ये अपने हस्बैंड से शादी कर पाएगी। तो आप सोच सकते हो कितना क्रूअल कस्टम था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें भी इंटरफेयर किया और इस कानून को बैन कर दिया, कहा कि साहब ट्रिपल तलाक आप एक साथ नहीं कह सकते हो। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री भी बनाया, लेकिन ये वेस्ट की वर्ड बाय वर्ड कॉपी नहीं थी, उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको मॉडिफाई किया और ये कहा कि जहाँ कहीं भी धर्म गलती करेगा हम उसको करेक्ट करने को रेडी हैं। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कट कॉपी पेस्ट नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर की जो बेहतरीन चीज़ें थी उसका इंडियन अडॉप्टेशन था। और यही वजह थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल रहा है और आज तक कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात नहीं हुई। और इन फ्यूचर भी ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो है ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपका दिन शुभ हो। और जो है अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।